संजीव मिश्रा जी, जैसा मेरी टीम बता रही है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए संजीव जी सीधा और सपाट सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि आज की तारीख में बिहार में अगर उद्योग की संभावनाओं को देखें, उद्योग के अवसरों को देखें, तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं? तो संजीव जी, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है, मैं उम्मीद करता हूं। और जाहिर तौर पर रियलिटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। सवाल यही कि उद्योग और व्यवसाय को लेकर आज की तारीख में मौजूदा परिस्थिति में बिहार में माहौल कैसा है संजीव जी? बिहार में जो व्यवसाय का माहौल है, मैं आपको बताऊं, बिफोर कोविड इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे जैसे बहुत ऐसे युवक थे जो बाहर काम कर रहे थे, एनसीआर में, मेट्रो सिटीज में, इंडिया से बाहर भी वो लोग पलायन कर रहे थे अपने स्टेट की तरफ, अपने राज्य की तरफ कि मैं अपना वहाँ अपने राज्य में काम करूँ, चूँकि हमें वहाँ वहीं से हमें पहचान मिलेगी, बाहर हमें पहचान मिलेगी नहीं। आज की युवा में मैं देख पा रहा हूँ इस तरह के बहुत युवक हमारे साथी भी हैं जो इंडिया से बाहर काम कर रहे थे। उनको मैं देख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ, या तो वो स्टार्टअप के जरिए या मैन्युफैक्चरिंग में, किसी न किसी सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्योंकि यहाँ अभी बहुत ज़्यादा गैप है और धीरे धीरे इसकी भरपाई होते जा रही है। तो बहुत अच्छा माहौल बिहार में है। बीच में थोड़ी सी परेशानी आई थी कोविड को लेकर के, लेकिन वो तो ग्लोबली था, ये नहीं कि सिर्फ हमारे राज्य में आया था, वो तो विदेश में भी, इंडिया से बाहर भी सारे कंट्री में था। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये यदि सामान्य स्थिति हो जाए तो बिहार में अभी बहुत अच्छा स्कोप है और गवर्नमेंट इस पे एक्शन भी ले रही है। अभी के जो उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज साहब, वो भी बहुत एक्शन मोड में दिख रहे हैं और उनका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से वो चाह रहे हैं कि हमारा दूसरे स्टेट से भी लोग और बिल्कुल, वो तो लगातार खैर कोशिश संजीव जी कर ही रहे हैं, लेकिन रियलिटी सेक्टर से जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानते हुए समझना चाहूंगा, रियलिटी सेक्टर को लेकर बिहार में क्या कुछ अभी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? कैसे रियलिटी सेक्टर आज की तारीख में योगदान दे रहा है? साथ बिहार से सटे बंगाल की बात करूं तो लगभग रियल एस्टेट से 30% लोग जुड़े हुए हैं जो अभी रोजगार कर रहे हैं। जितने भी युवक हैं लगभग 30% लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे मैसन है, लेबर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है। मतलब रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा व्यापार है जिससे बहुत लोग तादाद में जुड़े हुए हैं और उनसे भरण पोषण चलता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि इसमें बिल्डर और बायर का है, बिल्डर बायर के अलावा भी बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यदि पटना की बात करूं मैं, तो पटना में यदि 10,000 युवक रोड पे है तो उसमें कहीं ना कहीं 30% जो ऐसे लड़के हैं, ऐसे यूथ हैं जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले, हम लोग अभी डेवलप नहीं है स्टेट, हम लोग ग्रोइंग कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इस फेज में है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर रोल रियल एस्टेट का है, कंस्ट्रक्शन का है। इसकी बहुत संभावनाएं हैं और हर व्यक्ति आज के डेट में ये चाह रहा है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना ऑफिस हो, मेरा अपना आशियाना हो। तो उसके लिए हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी बहुत अच्छा। देखिए, सीमित संसाधन अगर हैं हमारे पास और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, तो फिर सरकार के ही भरोसे नहीं बैठा जा सकता। और सरकार की, चाहे कोई भी सरकार रही है, कोशिश ये रही है कि अलग अलग क्षेत्र में जाकर पीपीपी मोड पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर वो काम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये पीपीपी मोड क्या आपको लगता है कि मुफीद है? इस पर काम किया जा सकता है? उसका फायदा कैसे मिलेगा बिहार को? पीपीपी मोड एक ऐसा मोड है जिसपे हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं, हर सेक्टर में निकल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम एजुकेशन में, हेल्थ में, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत हो गई थी। तो पीपीपी मॉडल आने से, पीपीपी मॉडल में लोगों ने काम किया और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे प्रदेश के लिए। और सिर्फ हमारे प्रदेश में और सब चीजों पे काम नहीं हो पा रहा है। आप हमारे बिहार से सटे हुए बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर हरियाणा है, दिल्ली है, तो इन सब प्रदेश में आप देखेंगे पीपीपी मॉडल पे गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाती है। और चूंकि गवर्नमेंट के पास, हमारे पास प्रदेश में जो सच बात है कि रेवेन्यू की दिक्कत है, हमारे पास रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दें, उतना हम पैसा खर्च करें, इतना हमारे पास बजट ही नहीं है। तो यदि सरकार पीपीपी मॉडल पे काम करती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, रियल एस्टेट की बात करूं, तो लोगों को घर भी मिलेगा। क्योंकि आपके गवर्नमेंट के पास बहुत ऐसा लैंड है जिसपे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है
और उस पर यदि हम लोग पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं तो लोगों को आशियाना के साथ साथ मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और शहर सुंदर भी देखिए बनेगा। संजीव जी, एक चीज और आपने जिक्र किया, रोजगार की आपने बात की। मैं जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जरिए रोजगार की समस्या को किस हद तक दूर किया जा सकता है, या ये मैं कहूं कि रोजगार के अवसर किस हद तक पैदा किए जा सकते हैं सेक्टर में। रियल एस्टेट की बात करें हम बिहार में तो हम देख पा रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के साइड से काम हो रहा है, जैसे हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और कंस्ट्रक्शन की बात करें, प्राइवेट बिल्डर की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है हमारे बिहार में, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे थे इस मामले में। और अभी लोगों का रुझान मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिविजुअल भी लोग घर बना रहे हैं। जैसे पहले टीना का घर था तो चाह रहे हैं कि हम पक्का मकान बनवाएं। पहले 2 फ्लोर का मकान था, उसको 3 फ्लोर पे हम लोग हाई राइज पे भी काम कर रहे हैं। पहले हमारे बिहार में हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनता था और अभी छोटे छोटे शहरों में भी हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है। तो इससे क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है और इसका कहीं न कहीं पलायन पे सीधा असर हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारा पलायन थोड़ा पहले की अपेक्षा कम हुआ, खास करके कोविड के बाद लोग चाहता है थोड़ा कम पैसा कमाएं लेकिन अपने बिहार में रहें, दूसरी जगह नहीं जाएं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। खाली और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी की से बात, एक मिनट संजीव जी रोक रहा हूं आपकी बात को, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ही नहीं देखता हूं मैं। अगर बिहार में, मैंने इससे पहले भी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े वो उनसे जानने की कोशिश की, वो और कौन से सेक्टर, वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज, कौन से क्षेत्र, फील्ड हो सकती हैं जिसमें बिहार में संभावनाएं हैं, जिसमें काम किया जा सकता है। की बहुत बड़ी भूमिका होगी बिहार के विकास दर को बढ़ावा देने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत ऐसा चीज है जिसपे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन के अलावा जैसे हम छोटे छोटे उद्योग पे बढ़ावा दें, जो यूथ पलायन कर रहे हैं उनको हम कहीं न कहीं स्किल करें, अपने स्टेट में रोकने के लिए स्किल करके फिर उसको हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। और जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात करें हम, तो उस पर उन लोगों को क्या होगा, कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो पैसे वो बाहर से काम करके हमारे यहाँ ला रहे हैं। तो जैसे अभी चनपटिया मॉडल की हम बात करें तो आप देखे होंगे जितने बाहर लोग रह रहे थे वो आकर के अभी बेतिया में डीएम साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। डीएम कुंदर सर हैं, मैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने देखा है बहुत काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और उससे लोगों को बहुत तादाद में रोजगार मिला है। और एग्रीकल्चर भी हम लोग काम करने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है हमारे प्रदेश में जिसपे काफी लोग डिपेंडेंट हैं। यदि इन 2-3 चीजों पे हम लोग काम करें तो हमको लग रहा है कि विकास दर में काफी नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर पर जाहिर तौर पर पूरा फोकस रहना चाहिए, इसके लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक पलायन जो बड़ी समस्या बिहार को लेकर है, क्या आपको लगता है कि स्किल डेवलप करके, रोजगार के अवसर पैदा करके इस पलायन की समस्या को रोका जा सकता है? और उनको ट्रेनिंग दे करके हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट मिले, जैसे बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिले। जैसे बहुत युवक हैं जो हमारे यहाँ रोजगार करना चाह रहे हैं लेकिन उनको लोन नहीं हो पाता है, क्योंकि इनिशियल में उनके पास जैसे नौकरी कर रहे हैं, सपोज मैं ही कहीं नौकरी कर रहा था, मैं यहाँ आया था तो मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, दस्तावेज नहीं था, बैलेंस शीट नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, जिसके आधार पे जैसे मैं कहीं लोन लेने के लिए जाता था, बोलते थे आप अपना, मैं नौकरी कर रहा था, मैं एकदम इमीडिएट बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास तो 3 साल का बैलेंस शीट मिलेगा नहीं, या हमारे पास ऐसे आईटीआर नहीं होंगे, हमारे पास सपोर्टिव ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जैसे बिजनेस प्रूफ की बात करें वो हमारे पास नहीं होते हैं। तो ये छोटी छोटी परेशानी होती है। लड़का काम करना चाहता है, हमारे यहाँ यूथ काम करना चाह रहे हैं, बहुत मेहनती भी है, यही लड़के दूसरे प्रदेश में जाकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अपने प्रदेश में काम नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है कंप्लायंसेस, पेपर वर्क जो उनके पास नहीं होता है। और ट्रेनिंग ले भी लेते हैं तो उनको फिर क्या होता है कि काम अपना नहीं कर पाते, उनको पूंजी की जरूरत होती है और पूंजी उनके पास होता नहीं है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इन सब चीजों में यदि सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पलायन तो रुकेगा और हमारे बिहार का बहुत तेजी से डेवलपमेंट। संजीव जी, एक महत्वपूर्ण चीज आखिर में आपसे जानना चाहूंगा। माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं और साथ ही साथ अजीत शर्मा जी भी, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप सरकार से एक उद्योगपति होने के नाते क्या कुछ सुविधा, क्या कुछ अवसर चाहते हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? मेरा सरकार से तो यही है, 2-3 चीज़ों पे मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो जैसे हम अपनी बात करें, अपने सेक्टर की बात करें
तो गिट्टी बालू में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। और ये मैं कई बार सरकार से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि गिट्टी बालू पे कंट्रोल रूट पे हम लोगों को मिले। इसके अलावा कुछ परेशानी हम लोग को फायर को लेके आ रही है। हाई राइज बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो फायर में हम लोग की बाकी अभी सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। फायर में कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाता है। फायर में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पटना फाइल भेजते हैं तो पता चलता 6-6 महीना तक हमारा एनओसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हम लोग बहुत मतलब मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, पटना भेजते हैं, 6 महीना साल भर लग जाता है, हम लोग को फायर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। बाकी जैसे नगर निगम की बात करें तो बहुत अच्छा है, रेरा की बात करें तो बहुत अच्छा है। रेरा आने से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है, लेकिन ये फायर को लेकर के हम लोग को मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है काम करते हुए। एक साल तक इतना बड़ा बड़ा पूंजी लगा रहता है हम लोग का, क्योंकि ज़मीन आजकल इतनी महंगी हो गई है तो उसमें पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, सारा पेपर वर्क करते हैं, 6 महीना ऐसे निकल जाता है और 1 साल हम लोग को सर्टिफिकेट आने में एनओसी फाइल का लग जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पे आप अपने संज्ञान में लेकर के इसका कुछ बोर्ड बनाए, मीटिंग बनाए। बोर्ड तो बना हुआ है, बोर्ड की बैठक नहीं हो पाती है समय से, पता नहीं चल पाता है, ट्रांसपेरेंसी कुछ नाम का चीज़ ही नहीं है। जैसे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, हम लोग को स्टेटस पता चलता रहे, या कोई पेपर की कमी है तो हम लोग को नोटिफिकेशन आए, मेल आए, मैसेज आए, फोन आए कि आपके पेपर में ये कमी है, उसको आप ठीक कीजिए। जैसे रेरा है, हम लोग पेपर सबमिट करते हैं सर्टिफिकेट के लिए तो टाइम टू टाइम हम लोग को नोटिफिकेशन मैसेज आते रहता है कि आप ये कमी इसको पूरा कीजिए। इस तरह से हम चाहेंगे, सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि फायर को प्लीज देखा जाए। हम नहीं, जितने भी लोग हैं इस डिपार्टमेंट से बहुत परेशान हैं। बिल्कुल संजीव जी, जाहिर तौर पर, और जितने भी सवाल आप प्रबुद्ध लोगों से हमको मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर नोट करते हुए शाहनवाज हुसैन माननीय उद्योग मंत्री से ज़रूर पूछूंगा। और जहाँ तक मेरी समझ और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो बात यहाँ पर फाइल के लटकने की हो रही है उसको लेकर भी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है, 1 हफ्ते के अंदर जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया, उसको पूरा करने की बात की जा रही है। जब उद्योग मंत्री जी हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे उनसे सवाल को स्पेसिफिक तौर पर मैं पूछूंगा और आप सभी को उसका जवाब मिले, इसकी मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। अगले सेशन का